हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम बिजोय है। ये मेरे और मेरे दोस्त सागर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब सागर मेरे बार बार बुलाने पर मेरे गांव आया था। सागर से मेरी दोस्ती एक बड़े शहर के कॉलेज में हुई थी। सागर उसी शहर में रहता था। हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टियों पर मैं अपने गांव आया था और इसीलिए मैं सागर को मेरे गांव में बुला रहा था। आखिरकार मेरे बार बार कहने पर उसे आना ही पड़ा। उसके गांव आने पर हमने खूब मौज मस्ती की। एक रात तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे जब हम दोनों मेरी छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि बातों बातों में ही मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई बिजोय, आज ही किसी से मैंने सुना कि तुम्हारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है और वो देखने लायक है। उसके पूछने पर मैंने उससे कहा कि हाँ यार, वो तालाब यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर ही दूर होगा और हाँ, वाकई वो तालाब देखने लायक है। तुम्हें नहीं पता यार, वो तालाब राजा महाराजाओं के समय से है। मेरे दिमाग में वो तालाब आया ही नहीं। कल सुबह ही हम वो तालाब घूमने के लिए निकलेंगे। मेरी बातें सुनकर मेरा दोस्त सागर बोला कि क्या बात कर रहा है यार, राजा महाराजाओं के समय से? तब तो बेशक वो देखने लायक है। चलना भाई, अभी चलते हैं वो तालाब देखने। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे मना करते हुए उससे कहा कि नहीं भाई, हम उधर रात को नहीं जा सकते। तो उसने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते हम उधर रात के वक्त? तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई, कल सुबह होते ही हम उस तालाब को देखने चलेंगे, लेकिन अभी रात के वक्त वो रास्ता सफ़र के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रास्ता हॉन्टेड है और उस तालाब में डूबकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी बातें सुनकर मेरा दोस्त हंसते हुए बोला कि क्या यार, तू भी इतना पढ़ा लिखा होकर इन भूत प्रेतों के चक्करों में उलझा हुआ है? भाई, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, बस ये तुम्हारे मन का वहम है जो आज मैं निकाल के रहूँगा। इसके बाद सागर मुझसे उसी वक्त वो तालाब देखने जाने की जिद करने लगा। आखिर उसकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। घर वालों से यहीं पास में घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसा बोलकर हम बाइक से घर से निकले। बाइक पर मेरे पीछे बैठा सागर बार बार भूतों का मजाक बना रहा था और मेरी उस बात के लिए बार बार मुझ पर हंस रहा था। मैंने उसे ऐसी बातें ना करने की सख्त हिदायत दी और उससे कहा कि हम उस तालाब के पास ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और वापस घर के लिए निकलेंगे। अब तक रात के 9 बज चुके थे। गाँव में ज़्यादातर लोग इस वक्त तक खाना खाकर सोने के लिए लेट जाते हैं, इसलिए हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता बिल्कुल खाली था। रास्ते पर ना तो कोई इंसान था, ना इंसान की जात। बाइक को तेज़ रफ्तार में भगाता हुआ मैं बस चले जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते पर कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा नज़र आया और फिर करीब पहुंचने पर पता चला कि वहां पर बीचों बीच रास्ते पर कोई सर झुकाए खड़ा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और हम रास्ते के जिस ओर से निकलने की कोशिश करते वो आदमी वहीं आकर खड़ा हो जाता। उस भूतिया रास्ते पर मैं बाइक रोकना तो नहीं चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी मुझे वहां अपनी बाइक रोकनी पड़ी और हम ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देते हुए उस आदमी से रास्ते से हटने को कहने लगे, मगर उसे तो जैसे हमारी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर गोल गोल घुमाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा और समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसीलिए मैं बाइक को
वापस मोड़ने लगा, जिस पर मेरे दोस्त ने मुझे रोकते हुए कहा कि क्या हुआ, तू बाइक क्यों वापस ले रहा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तो उसने कहा कि क्या यार, इससे डर रहा है, अबे ये कोई बेवड़ा है जो पीकर रास्ते पर ऐसी हरकतें कर रहा है। तू रुक, मैं अभी इसके कान पर एक रसीद के आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो बाइक से उतर गया और उस आदमी की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं और उस आदमी के करीब पहुंचकर वो उसे धक्का देने ही वाला था कि तभी वो आदमी अपने असली रूप में आ गया और उस भूत ने मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मेरे हाथ पांव कँपकँपाने लगे। उस खूंखार और भयानक शक्ल वाले भूत को देखकर मेरे दोस्त के पसीने छूट गए और वो जोरों से रोता बिलखता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। मगर मुझे पता था कि अगर मैं उस भूत के करीब भी गया तो अपनी जान से जाऊंगा। इसलिए हिम्मत जुटाते हुए मैंने बाइक को यू टर्न लिया और कुछ लोगों को अपने साथ लाने के लिए गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर मैं वापस उसी जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस जगह पर अब कोई भी नहीं था। वो देखकर मुझे अब बेहद डर और घबराहट होने लगी और दिमाग में मेरे दोस्त को लेकर कई अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो गए। मगर खुद को संभालते हुए फ़ौरन हम सब हर तरफ मेरे दोस्त को ढूंढने लगे। मगर पूरी रात ढूंढने के बाद भी वो हमें कहीं नहीं मिला और फिर सुबह गांव के ही आदमी से खबर पाकर मैं उस तालाब की तरफ भागा और उस तालाब के करीब पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि तालाब पर मेरे दोस्त की लाश तैर रही थी। पानी से उसका पूरा शरीर इस कदर फूला हुआ था कि उस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर मैं लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मेरे दोस्त की मौत दम घुटने के कारण हुई है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त सागर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रतन चावड़ा है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। पेशे से मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और उसी ऑटो से अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 4 साल पहले घटी थी, जब एक रात हर रोज़ की तरह मैं चौराहे के पास अपने ऑटो में बैठा किसी सवारी के आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर उस रात चौराहे पर सवारियाँ कुछ कम ही थी। मुझे किसी सवारी का इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। तो ऑटो स्टार्ट करके मैं दूसरे स्टॉप की तरफ निकलने ही वाला था कि तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसने सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई साहब, कहाँ चलना है? तो उसने मुझे पता बतलाया। उसे ऑटो में बिठाकर मैं उसके बताए पते की तरफ चल पड़ा। उस आदमी से बातें करते हुए मैंने करीब आधा रास्ता पार कर लिया था और अब उस आदमी के पते के मुताबिक आगे मिलने वाले कच्चे रास्ते से होकर करीब 3 किलोमीटर बाद उसका घर था। तो कुछ दूर और आगे बढ़ने पर मुझे रास्ते के बाईं ओर से निकलता एक कच्चा रास्ता नज़र आया। मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, इसी रास्ते से चलना है? तो उसने हाँ में जवाब दिया। तो फ़ौरन ऑटो मैंने उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थी और वो रास्ता बेहद ही सुनसान था। खैर, अभी मैं उस कच्चे रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी मैंने देखा रास्ते पर आगे से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक औरत ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। देखने से वो औरत अच्छे भले घर की लग रही थी, मगर उसके बाल खुले हुए थे और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उस औरत के करीब पहुंचते ही
ऑटो रोक दिया और उस औरत से पूछा कि हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको। तो उस औरत ने उसी पते के आसपास छोड़ने को बोला जिस पते पर मैं उस आदमी को छोड़ने जा रहा था। तो मैंने उस औरत से कहा कि ठीक है मैडम, बैठ जाइए, मगर 40 रुपए लगेंगे। तो उस औरत ने ऑटो पर उस आदमी के बगल में बैठते हुए कहा कि मिल जाएंगे। तो मैंने भी चलना शुरू कर दिया। रास्ते पर मैंने एक दो बार उस औरत से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ऑटो चलाने में मस्त रहा कि तभी मेरे पीछे बैठा आदमी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसके अचानक से चीखने से एकदम से मैं भी सकपका गया और माजरा क्या है ये देखने के लिए मैंने पीछे पलट कर देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो औरत अब अपने असली रूप में आ गई थी, जो कि बेहद ही भयानक थी, और उस डायन ने उस आदमी की गर्दन पकड़ रखी थी। दम घुटने के कारण वो आदमी तड़पने लगा कि तभी उस डायन ने एक झटके से उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका खून पीने लगी। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कँपकँपाने लगे, मगर मैं कैसे भी करके ऑटो पर अपना संतुलन बनाए हुए था और ऑटो को फुल स्पीड में छोड़कर बस जल्द से जल्द इंसानी बस्ती के करीब पहुंचना चाहता था। फिर तभी उस डायन ने उस आदमी का धड़ चलती ऑटो से बाहर फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। उस डायन की खौफनाक चीखें सुनकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया कि तभी वो डायन मेरे करीब आ गई और मेरी गर्दन को जानवरों की तरह सूंघने लगी। वो देखकर डर और खौफ से मैं रोने बिलखने लगा, मगर तभी मुझे रास्ते में आगे कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। तो मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा कि तभी उस डायन ने मेरा मुंह बंद कर दिया और एकदम से मेरी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत घुसा दिए, जिस वजह से मेरी मरड़तौल चीख निकल गई और मेरा ऑटो पर से संतुलन बिगड़ गया और मेरा ऑटो सीधा उसी झोपड़ी से जा टकराया, जिस पर झोपड़ी से 2-3 लोग बाहर आ गए। और तभी उन लोगों के आते ही वो डायन एकदम से धुआं बनकर गायब हो गई। मेरा शरीर मेरी गर्दन से बह रहे खून से लथपथ हो गया। गर्दन पर बह रहे खून को रोकते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से करा रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कि जिस झोपड़ी से आपकी ऑटो की टक्कर हो गई थी वहीं पर रहने वाले लोगों ने आपको एडमिट करवाया है। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैंने उस झोपड़ी पर रह रहे लोगों के पास जाकर उनसे मेरी मदद के लिए शुक्रिया कहा और उन लोगों के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उन लोगों ने बताया कि कई सालों पहले हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने एक औरत के काला जादू करने से परेशान होकर उसे गांव से बाहर इसी जगह लाकर पीट पीट कर मार डाला था। तब से उस औरत की आत्मा ने एक भयानक डायन का रूप ले लिया और तब से वो डायन कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। आगे उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने उस डायन से बचने के लिए ये रक्षा कवच पहन रखा है, जिस वजह से वो डायन चाहकर भी हमारे करीब नहीं आ सकती। इसीलिए उस दिन हमें सामने देखकर वो गायब हो गई थी। उन लोगों की बातें सुनकर मैं भी सकते में आ गया और फिर उन्हीं में से एक आदमी ने मुझे एक रक्षा कवच दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लो, ये बुरी शक्तियों से तुम्हें महफूज रखेगा। मैंने फ़ौरन वो रक्षा कवच अपनी गर्दन पर पहन लिया। खैर, फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस खौफनाक डायन से नहीं हुआ।
तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अतुल है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं तब 22 साल का था। पेशे से मैं एक बेरोजगार आदमी था। आए दिन मेरे घर वाले मुझे निकम्मा कहकर खरी खोटी सुनाते थे। घर वालों की रोज़ रोज़ की गालियाँ और ताने सुनकर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने गुस्से से अपनी ज़रूरत का सामान बैग में पैक करके घर वालों से कहा कि आज ही मैं घर छोड़कर शहर जा रहा हूँ और अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे शहर में कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी, वरना मैं मर जाऊँगा पर घर नहीं लौटूंगा। फिर मेरी बातें सुनकर घर वालों ने अपना गुस्सा भुलाकर मुझे रोकने की बहुत कोशिशें की, मगर मैंने गुस्से में किसी की एक न सुनी और घर से सीधा शहर जाने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा। कुछ ही देर में शहर के लिए ट्रेन स्टेशन पर आ गई। लिहाजा मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। मैं भी अपनी बर्थ पर लेटकर सफ़र का आनंद लेने लगा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के स्टेशन पर रुकने पर मेरी बोगी के लगभग आधे से ज़्यादा लोग वहीं स्टेशन पर उतर गए और फिर मैंने देखा कुछ नई सवारियों के साथ एक अघोरी मेरी बोगी में चढ़ा। उस अघोरी ने सिर्फ गुप्तंगों पर एक कपड़ा पहना हुआ था और बाकी उसका पूरा शरीर राख और भभूत से सना हुआ था। माथे पर 3 लाल रेखाएं बनी हुई थी। हाथ में उस अघोरी ने एक बड़ा सा त्रिशूल पकड़ रखा था। मैं उस अघोरी को देखकर बेहद ही अजीब महसूस कर रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये अघोरी मुझसे कहीं दूर जाकर बैठे। कि तभी वो अघोरी मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गया। वो देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा आज का दिन ही खराब है। कि तभी उस अघोरी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। उसने कहा कि अतुल, तुम हमारी दुनिया के लिए बने हो। मुझे पता है कि तू घर छोड़कर आया है। चल मेरे साथ अघोरियों की दुनिया में चल। उस अघोरी के मुंह से मेरा नाम सुनकर एक पल के लिए मैं सहम सा गया। लेकिन फिर आगे जब उस अघोरी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अघोरियों की दुनिया में चलना पड़ेगा। उस अघोरी की बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि बाबा, क्या आप मुझे ढेर सारा पैसा दे सकते हो? तो उस अघोरी ने मुझसे कहा, तू जो चाहेगा तुझे वो सब मिलेगा। अघोरी की बातें सुनकर मैं उसके साथ उसकी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। तभी उस अघोरी ने मुझसे कहा कि चल, हमें यहीं उतरना है। फिर मैं उस अघोरी के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि तू बस चुपचाप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलता जा। उस अघोरी के कहे अनुसार मैं भी चुपचाप उसका पीछा करते हुए बस चले जा रहा था। कुछ ही देर में हम गंगा के किनारे शमशान घाट पर, जहाँ लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, मैं उस अघोरी के साथ शमशान घाट पहुँच गया। वहाँ पर हर तरफ खुला मैदान था और दूसरी तरफ से गंगा माँ बह रही थी। साथ ही मेरे ठीक सामने सैकड़ों चिताएं जल रही थी। शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर घना जंगल था। फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि हमें इस जंगल में चलना है। और फिर इतना कहते ही वो अघोरी आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं उस अघोरी के साथ जंगल के अंदर पहुंच गया। जंगल के कुछ और भीतर जाने पर मुझे एक बड़ी सी कुटिया दिखी, जहाँ पर सैकड़ों अघोरी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे एक शेर अपने शिकार को देखता है। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। तभी मेरे साथ चल रहे
उस अघोरी ने मुझसे कहा कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे ही लोग हैं। उस अघोरी की बात सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वो अघोरी मुझे उस कुटिया के अंदर ले गया। उस कुटिया के चारों तरफ कई सारे नरकंकाल बिखरे पड़े थे। मैं उस कुटिया के एक कोने पर जाकर बैठ गया और फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि तुम यहीं कुटिया के अंदर बैठो, हम सब अघोरी तुम्हारे लिए धन लेकर आते हैं। और फिर वो सैकड़ों अघोरी वहाँ से चले गए। मैं चुपचाप कुटिया पर बैठा ही था कि तभी मुझे किसी आदमी की हल्की हल्की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान देकर सुना तो वो कराहने की आवाज़ मेरे पैरों के नीचे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस कुटिया के नीचे कई सारे आदमी हैं जो कि दर्द से कराह रहे हैं। मैंने ध्यान देकर इधर उधर देखा तो उस कुटिया के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का पहिया रखा था। मैंने पूरी ताकत से उस पत्थर को खिसकाया और तब जो मेरे सामने आया वो देखकर मेरे तो मानो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा उस पत्थर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें मेरे ही जैसे कई सारे लोग विभस्त हालत में पड़े थे। किसी के पैर कटे हुए थे तो कई मुर्दों की लाशें सड़ी गली अवस्था में उस गड्ढे में पड़ी थी। उस गड्ढे में मेरी तरफ देखता एक आदमी चीख कर बोला, भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना ये नरबच्ची अघोरी तुम्हें भी हमारी तरह कच्चा चबा जाएंगे। ये अघोरी आदमखोर भेड़िए हैं जो सिर्फ इंसानी मांस पर पल रहे हैं। और फिर वो आदमी चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। उस आदमी की दिल दहला देने वाली बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीखता चिल्लाता हुआ उस कुटिया से बाहर निकला। और बाहर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने देखा मेरे ठीक सामने वो सैकड़ों अघोरी खड़े थे जिनके चेहरे खून से सने हुए थे और वो किसी अधजले आदमी के मांस के लोथड़ों को चबा चबा कर खा रहे थे। मुझे यूं घबराया और डरा सहमा देखकर वो अघोरी समझ गया कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई है। उसने बाकी अघोरियों को मुझे पकड़ने का इशारा किया और तभी पूरी जान लगाकर मैं वहाँ से भागा। वो सैकड़ों अघोरी जानवरों की तरह गुर्राते और चीखते चिल्लाते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मेरे सर पर मेरी मौत नाच रही थी। जैसे तैसे करके मैं उस जंगल से भागते हुए उस जंगल से बाहर निकला। अब तक गहरी काली रात हो चुकी थी। रात के उस अंधेरे में मैं खौफ से चीखता चिल्लाता हुआ बस आगे की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। ना मुझे रास्ते की सुध थी और ना ही मैं कुछ सोच पाने की हालत में था। वो अघोरी अब भी मेरे पीछे थे। मैं भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और मैं लड़खड़ाकर शमशान घाट की उस जमीन पर गिर पड़ा। और तभी मेरा पीछा करता हुआ एक अघोरी मेरे करीब आ गया और एक झटके से वो अघोरी मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने अपने नुकीले और लंबे दांत मेरी गर्दन पर घुसा दिए, जिस वजह से मेरी मरण तौल चीख निकल गई। मगर मेरी चीख का उस बेरहम अघोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जानवरों की तरह मेरे मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगा। कहते हैं जब मौत सामने हो तो इंसान में मौत से लड़ने की ताकत आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने दर्द से कराहते हुए उस अघोरी के पेट पर एक जोरदार लात मारा और मैंने दोबारा पूरी हिम्मत के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। भगवान की दया से मेरी हिम्मत रंग लाई और मुझे कुछ दूर आगे ही हाईवे नज़र आया। भागते हुए
जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो एकाएक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। और फिर इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि एक आदमी को आप हाईवे के किनारे बेहोश पड़े मिले थे, तो वो भाई साहब आपको अपनी कार पर लिटाकर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए और आपको एडमिट करवाया। फिर मैंने मन ही मन उस नेक भले आदमी को धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने मेरी गर्दन और बाकी हिस्सों पर लगे घावों पर पट्टी कर दी। जब मैंने फ़ीस का पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी फ़ीस भी वही भाई साहब जमा कर दिए हैं। डॉक्टर की बात पर मुझे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज की दुनिया में भी ऐसे नेक दिल लोग बसते हैं। खैर, फिर जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंचा और वापस अपने घर के लिए मैं ट्रेन पर बैठा। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर पर सभी लोगों से माफ़ी मांगी। दोस्तों, मैं समझ चुका था कि घर से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। मेरे घावों को देखकर जब घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं। भगवान की कृपा से आज मेरा खुद का अपना बिजनेस चल रहा है और आज मैं और मेरा परिवार बेहद खुश हैं। लेकिन आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।